हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों, इस बुक के मैंने ऑलरेडी पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपने सामने दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहला और दूसरा चैप्टर देख सकते हैं। साथ ही मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट डिवाइड किए ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का पार्ट 1 कराऊंगा और पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसकी जो वीडियो है मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को रखा है ताकि आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो सके और इस चैप्टर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बन सके। जो आज की वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 1 से रिलेटेड जो टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक है जनसंख्या संगठन क्या होता है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन के बारे में बताइए। दूसरा जो है वो है लिंग अनुपात क्या है, प्रतिकूल और अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर क्या होता है। साथ ही मानवीय क्रियाएं यानी कि जनसंख्या की जो व्यवसायिक संरचना होती है, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि संगठन माने क्या होता है। तो संगठन माने होता है क्रिएशन यानी कि रचना। बात यहाँ पर हो रही है जनसंख्या संगठन की। तो जनसंख्या के अंदर आयु, लिंग, निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म, साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें ग्रामीण और नगरीय संगठन और उनसे जुड़ी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि भविष्य में विकास की योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू किया जा सके। जो जनसंख्या संगठन है वो जनगणना में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर किसी देश की जो पूरी की पूरी जनसंख्या है उसके बारे में पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर साक्षरत है यानी कि पढ़े लिखे हैं, कौन सा ग्रुप यहाँ पर ज्यादा है यानी कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा है या जवान ज्यादा है, फिर बूढ़े ज्यादा है। और साथ ही इसमें पता चलता है कि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है या फिर पुरुष ज्यादा है। आई होप आपको जनसंख्या संगठन से संबंधी ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात का संबंध पुरुष स्त्री की संख्या के अनुपात से है। इसके अंदर प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। विकसित देशों में जो लिंग अनुपात होता है वो महिलाओं के पक्ष में होता है। उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोपीय कंट्री के बारे में, जबकि विकासशील देशों में यह पुरुषों के पक्ष में होता है, जैसे भारत जैसे एशिया के देश। अब बात यह आती है कि जो लिंग अनुपात है वो किस तरीके से निकाला जाता है। विदेशों में लिंग अनुपात कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या को ऊपर रखा जाता है और स्त्रियों की जनसंख्या को नीचे रखा जाता है, वो मल्टीप्लाई 1000 से किया जाता है। और जबकि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों की जनसंख्या को ऊपर रखा जाता है और पुरुषों की जनसंख्या को नीचे रखा जाता है और मल्टीप्लाई 1000 से किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो आप इसकी आने वाली अगली स्लाइड में इसके कुछ रीजन जानेंगे कि महिलाओं के पक्ष में और पुरुषों के पक्ष में जो लिंग अनुपात है वो क्यों है आखिरकार। प्रतिकूल और अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ देशों में जो लिंग अनुपात होता है वो महिलाओं के पक्ष में होता है और कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जो लिंग अनुपात है वो पुरुषों के पक्ष में है। तो उसका रीजन ही यही है कि प्रतिकूल और अनुकूल। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। प्रतिकूल यानी जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या कम होती है तो वहां पे क्या होता है, जो लिंग अनुपात है वो पुरुषों के पक्ष में होता है और वहां पे निश्चित रूप से स्त्रियों की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, दयनीय होती है। कहने का मतलब प्रतिकूल होती है, उनके फेवर में नहीं होती। इसका क्या कारण है, जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, इन कारणों की वजह से वहां पे जो परिस्थितियां होती है वो पुरुषों के पक्ष में होती है। और ऐसे कुल जो पूरे वर्ल्ड में देश है वो 72 देश इस श्रेणी में आते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं फेरेबल, यानी कि यहाँ पे जो लिंग अनुपात होता है वो महिलाओं के पक्ष में होता है। तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहां निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्त्री जो होती है उनको रोजगार मिला जाता है, सरकारी नीतियों में स्त्रियों की अनुकूल स्थिति पैदा की जाती है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, सुविधाएं होती है, वहां पे समानता पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे 139 देश है इस श्रेणी में जो आते हैं। मैं आपको भारत को लेकर एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने डेटा दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन पे भारत को लेकर एक डेटा है जहां पे जो अभी के समय यानी ये जो डेटा फ्रेश डेटा है, यहाँ पे जो है लिंग अनुपात क्या है, अभी भी पुरुषों के पक्ष में है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। ये जो टॉपिक है इसका नाम है मानवीय क्रियाएं, यानी कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो देखिए इसके क्या आता है, सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं। तो इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, जैसे कि वन सामग्री इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन, कृषि और खनिज निकालना प्राइमरी एक्टिविटी होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे भारत का लूं तो भारत में जो 70% जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। इसी कारण यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपने सुना भी होगा कि भारत जो है क्या एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी से आती है। आगे हम पढ़ते हैं द्वितीय क्रिया के बारे में। जो द्वितीय क्रियाएं होती है उनका जो संबंध होता है वो उद्योगों से होता है, यानी कि ये कच्चा माल को इस्तेमाल करके उसे एक नई वस्तु में तब्दील कर देते हैं। तो इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का स्थान बदल लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लोहे से यंत्र बनाना, निर्माण उद्योग करना, डेयरी उद्योग करना, व्यापार मछली करना, तो इत्यादि इसके अंदर आता है। तीसरी जो क्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो वस्तुओं का एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खपत होती है, उन्हें भेजा जाता है। कैसे? ताकि उनका व्यापार तेजी से फैल सके। उदाहरण के तौर पर जैसे परिवहन, संचार साधन, तो ये सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े। इससे भी क्या होता है कि व्यवसाय तेजी से बढ़ता है और टेक्नोलॉजी का भी विस्तार साथ साथ होता रहता है। चौथी जो क्रियाएं होती है वो होती है जैसे सामाजिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि इसके अंदर सेवाओं को रखा जाता है, जैसे शिक्षा का बढ़ाना, ठीक है, सुरक्षा अच्छी रखना। तो इसी कारण कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको चार एक्टिविटी के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन के पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन। तो आइए इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर नगरीय और ग्रामीण का जो विभाजन होता है वो निवास के आधार पे होता है। साथ ही यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय जीवन की जो आजीविका होती है वो सामाजिक दशाओं में भी एक दूसरे से अलग अलग होती है। और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु व लिंग संगठन में अंतर पाया जाता है। साथ ही व्यावसायिक संरचना यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये भी क्या होती है, अलग होती है। उदाहरण के तौर पे गांव में क्या होता है कि कृषि में लोग ज्यादा लगे होते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में ज्यादा लगे होते हैं। और जबकि दूसरी तरफ शहरों में क्या होता है, लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में ज्यादा लगे होते हैं, यानी कि बिजनेस में और जॉब में। साथ ही इसके साथ क्या होता है कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो भी अलग देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। और विकास का स्तर भी दोनों जगह अलग अलग होता है। गांव में क्या होता है कि विकास का स्तर धीमा होता है, और जबकि शहर क्या है, आप जानती है कि शहर में विकास का स्तर काफी तेज होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कमी मिले या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा।